नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो आजादी की लड़ाई के उन पार्टिसिपेंट्स पे, उन क्रांतिकारियों पे, उन वीरों पर केंद्रित कर रहे हैं जिनको इतिहास में या तो भुला दिया गया या भुलाने की कोशिश की जा रही है या जिनके बारे में गलत चीजें लगातार फैलाई जा रही हैं। इसकी पहले कस्म में हमने बताया था देवी चौधरानी और मजनू शाह के बारे में, यानी सन्यासी और फकीर विद्रोह के बारे में। और अगली सीरीज जो है, आज की सीरीज, हम एक ऐसे वीर स्वाधीनता सेनानी के ऊपर लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर लगातार गंदगी फेंकने की, जिसके नाम को लगातार धूमिल करने की कोशिश हो रही है। उसका नाम है टीपू सुल्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की कहानी शुरू करने से पहले हैदर अली के बारे में जानना जरूरी होगा। हैदर अली यानी टीपू के पिता। बिना हैदर अली के टीपू सुल्तान की कहानी पूरी नहीं होगी। हैदर अली कौन थे? अगर जन्म के आधार पर देखें तो कोई नहीं थे। एक बेहद साधारण परिवार में पैदा हुए थे। कद काठी शानदार थी। सेना में भर्ती हो गए, वाडियार की सेना में भर्ती हो गए और मामूली सिपाही के रूप में भर्ती हुए। अगर उनकी तुलना करें हम तो कश्मीर में जो डोगरा वंश के संस्थापक थे गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, उनसे उनकी तुलना कर सकते हैं। हालांकि गुलाब सिंह जिस परिवार में पैदा हुए थे वो परिवार एक जमाने में शासकों का परिवार रहा था, लेकिन जब गुलाब सिंह पैदा हुए तो उस समय उस परिवार के पास कोई खास धन संपत्ति, कोई खास पावर नहीं रह गया था और एक सिपाही के तौर पर पंजाब की सेना में वो भर्ती हुए थे और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते जम्मू और कश्मीर के शासक बने। ये अलग बात है कि शासक बनने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का सहारा लिया और उसके बाद उनका वंश जो था हमेशा, चाहे वो 1857 हो या उसके बाद हो, अंग्रेजों के साथ रहा। हैदर अली के साथ उल्टा था। एक सिपाही के रूप में मैंने आपको बताया सेना में वो शामिल हुए, लेकिन अपनी योग्यता के बल पे, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उस जमाने में पढ़ाई लिखाई तो अच्छे घरों के लड़कों को ही मिलती थी, तो पढ़े लिखे वो नहीं थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज था, युद्ध कला में बहुत प्रवीण थे और युद्ध और एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी टेक्निक्स होती हैं बहुत तेजी से उनको समझ में आती थी। इसलिए सेना में वो बहुत तेज आगे बढ़े और मैसूर की सेना के सेनापति जैसे हो गए। और सिर्फ सेनापति नहीं हो गए, चूंकि राजा बहुत एक्टिव नहीं थे, राजा बहुत मजबूत नहीं थे, तो एक समय यह आया कि वहां के सारे निर्णय वो खुद लेने लगे। जब वो वहां पर मजबूत हुए तो पहला काम उन्होंने ये किया कि 1761 से लेकर 1763 के बीच में उन्होंने मराठाओं के ऊपर आक्रमण किया। तीन बड़े शासक थे वहां पर, मराठा थे, निजाम ऑफ हैदराबाद और तीसरा मैसूर। तीनों की सीमाएं लगती थीं, तो मराठाओं के ऊपर आक्रमण किया और तीन महत्वपूर्ण उनकी जो जगहें थीं, डोड बल्लापुर, सेरा और बेडनूर, इन पर कब्जा कर लिया। होसकोटे के इलाके की भी जमीनें उन्होंने छीन ली। यह सारा इलाका उन्होंने मराठों से छीन लिया। लेकिन माधवराव जो पेशवा थे मराठों के, उन्होंने 1764, 1766, 1771 में तीन अलग अलग युद्ध किए और उन युद्धों में हैदर अली से वो इलाके वापस ले लिए। समझौता हुआ। इस समझौते में हैदर अली को बहुत सारा धन देना पड़ा। युद्ध में यह होता था कि समझौता जब भी होता था तो जो हारने वाला पक्ष होता था उससे क्षतिपूर्ति ली जाती थी, तो यह क्षतिपूर्ति ली, काफी सारा धन लिया और 1771 में समझौता हो गया। लेकिन अगले ही साल 1772 में माधवराव की जब मृत्यु हो गई तो 1774 से लेके 76 के बीच में लगातार युद्ध करके हैदर अली ने ये इलाके दोबारा छीन लिए। लेकिन इस कहानी के बीच में एक और कहानी आती है, पहले एंग्लो मैसूर वार की। आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहला हुआ था, अंग्रेजों के साथ जो पहला युद्ध हुआ था, उसकी कहानी आती है। वो कहानी है 1767 से लेके 1769 के बीच की। उस समय वहां पर चिक्क कृष्णराज वाडियार द्वितीय का शासन था, जिसके सेनापति थे हैदर अली। और मैंने आपको बताया कि हैदर अली ही सारे निर्णय लेने लगे थे। हैदर अली ने देखा ये कि अंग्रेजों से ज्यादा अच्छा है जो फ्रेंच लोग हैं,
फ्रांसीसी हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाया जाए। मालाबार का कोस्ट जो था वो उस समय फ्रेंच लोगों के हाथ में था, वो आसपास था, तो मालाबार कोस्ट से सामान मंगाना उनके लिए आसान काम था। और फ्रांस के लोगों के साथ उन्होंने दोस्ती की, और सिर्फ दोस्ती नहीं की, उनसे मॉडर्न जो वार था, आधुनिक युद्ध था जो यूरोप से आया था, जिसमें बंदूकों का उपयोग किया जाता था, बाकी सारी चीजें थी, उन सारी चीजों को सीखा, उनके लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और उनके साथ एक समझौता किया। आप जानते हैं कि अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में लगातार एक तरह का कन्फ्रंटेशन यूरोप से लेके और यहां तक चलता रहता था। यूरोप में चूंकि बाउंड्रीज उनकी मिलती थी, लगातार लड़ाइयां होती थी, और यहां पर इलाकों के कब्जों को लेके होती थी। फ्रेंच अपनी कॉलोनी बसाना चाह रहे थे, अपना उपनिवेश हिंदुस्तान को बनाना चाह रहे थे, और अंग्रेज अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे। तो अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी कि हैदर अली फ्रेंच लोगों के साथ कोई रिश्ता बना रहे हैं। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत चुके थे। बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन इलाकों से वो निश्चिंत हो चुके थे। अब वो दक्षिण की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं और निजाम के साथ, निजाम हैदराबाद के साथ एक संधि करते हैं। और इस संधि के बाद हैदर अली से कहते हैं कि मैसूर जो राज्य है उसका उत्तरी हिस्सा जो एक है वो निजाम को दे दिया जाए। हैदर अली इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1767 से लेकर 1769 के बीच में 2 साल तक एक युद्ध चला। 1.5 साल मान लीजिए, 1.5 साल के आसपास ये एक युद्ध चला अंग्रेजों में और हैदर अली में। इसमें निजाम और मराठे ये दोनों अंग्रेजों के साथ थे, यानी एक तरफ थे निजाम, मराठे और अंग्रेज, और दूसरी तरफ थे मैसूर के हैदर अली। इसके बावजूद हैदर अली ने अंग्रेजों को युद्ध में हराया और जैसा मैंने आपको बताया 1769 में, 1769 में मद्रास में एक समझौता हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी में बहुत सारी बातें थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेजों से हैदर अली ने यह वादा लिया कि अगली बार जब भी हमारे ऊपर कोई आक्रमण होगा तो आप हमारा सहयोग करेंगे, अपने सैनिक भेजेंगे हमारे साथ लड़ने के लिए। अब यहां जो मराठों की कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूं, माधवराव के साथ 1772 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हैदर अली को उम्मीद थी कि अंग्रेज मद्रास वाले समझौते के चलते हमारी सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेज क्यों कर सहायता करते? मराठे तो उनके सहयोगी थे उस जमाने में। बाद में मराठों को भी धोखा दिया, उनके साथ क्या किया कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबको धोखा दिया। अंग्रेज तो मतलब कोई ऐसा शासक था ही नहीं जिसको धोखा ना दिया हो। तो हैदर अली ने आरोप लगाया कि आपने 1771 में, 1771 में जब मराठों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो आपने हमारा सहयोग क्यों नहीं किया। यह हैदर अली की शिकायत थी। अंग्रेजों की शिकायत यह थी कि आप मालाबार कोस्ट जो फ्रेंच कब्जे में है उससे, फ्रेंच लोगों से, फ्रांस से युद्ध की सामग्री क्यों मंगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हैदर अली फ्रेंच लोगों के करीब थे और युद्ध की सामग्री लगातार वहां से मंगा रहे थे। तो दोनों की अपनी अपनी शिकायतें थी तो युद्ध हुआ। इस बार मराठा और निजाम के साथ फिर अंग्रेज लड़ना शुरू किए, लेकिन बाद में मराठा और निजाम ने खुद को पीछे खींच लिया और अंग्रेजों और मैसूर के बीच, यानी कि हैदर अली के बीच फिर से युद्ध हुआ। ये जो सेकंड युद्ध चल रहा था, ये इसमें सर आयर कूट जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का। इधर से हैदर अली थे। पोर्टोनो जो आजकल परंगीपेट्टई है तमिलनाडु में, वहां पर नवंबर 1781 में घनघोर युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली को पीछे हटना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें भी हार नहीं मानी हैदर अली ने, फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया और यह लड़ाई जारी रही। यह लड़ाई अभी जारी ही थी कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उन्हें कैंसर था और कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर हैदर अली की कहानी शुरू होती है,
लेकिन टीपू सुल्तान की कहानी इसके पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो हैदर अली के बाद सेना की कमान संभालते हैं। मैंने आपको बताया कि हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन टीपू सुल्तान तो हैदर अली के पुत्र थे। और जब वो पैदा हुए तो उस समय तक हैदर अली अच्छी खासी पोजीशन में पहुंच चुके थे। तो टीपू सुल्तान की अच्छी खासी पढ़ाई हुई, वो कन्नड़ भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबिक भी जानते थे और भी कई भाषाएं सीखी थी। इसके अलावा आधुनिक युद्ध कला का उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। फ्रेंच लोगों के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी और युद्धक कला जो होती है, युद्ध की कला होती है, उसमें उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट था। और इस इंटरेस्ट के चलते एक शानदार काम उन्होंने किया था। वो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, भारत के तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने आधुनिक रॉकेट का प्रोटोटाइप विकसित किया। इसके पहले जो रॉकेट अंग्रेज यूज करते थे उसमें कार्डबोर्ड यूज करते थे, तो वो धुआं तो फैलाता था, बारूद भी लेकर जाता था, लेकिन लीथल ज्यादा नहीं होता था। टीपू सुल्तान ने उसमें लोहे का प्रयोग शुरू किया, स्टील का प्रयोग शुरू किया। ये जब मैं पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब की किताब पढ़ रहा था, विंग्स ऑफ फायर, तो मुझे वहां पता चला कि अबुल कलाम साहब नासा के एक सेंटर में गए हुए थे, अमेरिका में नासा के। और अमेरिका क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहा है या अमेरिका का टीपू सुल्तान में क्या इंटरेस्ट था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नासा के एक सेंटर में वो गए थे और नासा के उस सेंटर में उनको एक पेंटिंग दिखाई दी टीपू सुल्तान की रॉकेट के साथ। तो आप जानते हैं कि हमारे व्हाट्सएप के मित्र अक्सर कहते रहते हैं कि नासा ने ये लिखा है, नासा ने वो लिखा है। वो तो जो कहते रहते हैं अक्सर झूठ होता है, नासा ने कुछ नहीं लिखा होता है। लेकिन नासा के एक सेंटर में टीपू सुल्तान के रॉकेट की पेंटिंग है, जो इस समय आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कारण मैं आपको बताता हूं। अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों पर अंग्रेज एक साथ उस जमाने में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेज अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। उस समय जो फ्रेंच थे वो अमेरिका की मदद कर रहे थे। इधर फ्रेंच दोस्त थे टीपू सुल्तान के। तो टीपू सुल्तान ने जो ये रॉकेट की नई टेक्निक बनाई थी, जो अपने यहां डेवलप की थी, वो फ्रेंच के माध्यम से अमेरिका तक पहुंची। और अमेरिकन चूंकि उस टेक्निक को जानते थे, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जब टीपू सुल्तान की नकल करके अंग्रेजों ने अपने रॉकेट्स बनाए, तो उनको पता था कि इस रॉकेट से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वो टीपू सुल्तान के एहसानमंद हैं कि अंग्रेजों को कब्जा करने से बचाया उन्होंने अमेरिका को। उनकी तकनीक के चलते, क्योंकि वो पहले से वो तकनीक जानते थे, अमेरिका वाले इंग्लैंड से अपनी रक्षा कर पाए। और इस रूप में आप देखेंगे तो वो दुनिया के पहले रॉकेट मैन या मिसाइल मैन आप कह सकते हैं। बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये पूरी की पूरी टेक्निक अंग्रेज नकल करते हैं, उसको अपने नाम देते हैं, उसको अपनी टेक्निक के रूप में पेश करते हैं और भारत से वो टेक्निक चली जाती है। बाद में जब 1960 में विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया, तो वो टेक्निक फिर से वापस आती है और नई नई जब चीजें आती हैं तो नेचुरली उस टेक्निक के आधार पर बहुत ज्यादा विकास हो जाता है। तो ये टीपू सुल्तान तभी कर चुके थे जब हैदर अली प्रमुख थे सेना के। टीपू सुल्तान उनके बेटे के रूप में, मैसूर के एक सैनिक के रूप में आर्मी का हिस्सा थे, तभी वो रॉकेट डेवलप कर चुके थे और इस तरह की बहुत सारी चीजों में लगातार वो इंटरेस्ट ले रहे थे। नेचुरली हैदर अली के बाद कमान आई टीपू सुल्तान के हाथ में। जब टीपू सुल्तान के हाथ में कमान आई तो हार मानने की जगह उन्होंने 2 साल तक और यह युद्ध चलाया। एक ऐसा युद्ध मैंने आपको बताया, याद कीजिए, कि हैदर अली जिसको एक बार हार चुके थे पोर्टो नोवा में 1781 में, उसके बाद फिर से सेना इकट्ठा की, लड़ाई फिर जारी रखी। हैदर अली की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। टीपू सुल्तान उनकी जगह लेते हैं और उसके बाद 2 साल तक लड़ाई और जारी रखते हैं। अंग्रेजों को भी समझ में आ जाता है कि ऐसे सीधे युद्ध में टीपू सुल्तान को हराना संभव नहीं है। और उसके बाद
दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता होता है मार्च 1784 में, जिसको कहते हैं मैंगलोर संधि या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी, इसमें यह हुआ कि इस लंबे युद्ध में जो क्षेत्र कब्जा हो गए थे, जो इलाके अंग्रेजों ने कब्जा किए थे मैसूर के, वो मैसूर को वापस कर दिए, और मैसूर ने जो क्षेत्र कब्जा किया था अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों को वापस कर दिया। 1782 में जब कमान संभाली थी टीपू सुल्तान ने, तो उनकी उम्र थी 32 साल। 1750 में उनका जन्म हुआ था, 1750 में जन्म हुआ था, तो 1782 में जब एंग्लो मैसूर वार में उन्होंने कमान संभाली, तो उस समय उनकी उम्र थी 32 ईयर्स। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद टीपू सुल्तान को समझ में आ गया कि अंग्रेज हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। अंग्रेज जब तक इस इलाके पे कब्जा नहीं कर लेंगे, तब तक वो मानेंगे नहीं। कारण ये था कि एक तो टीपू सुल्तान को हराने के बाद फ्रेंच अपने आप कमजोर हो जाते, तो जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की लड़ाई थी इलाके पर कब्जे की, उसमें अंग्रेज जीत जाते। और दूसरा, टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के साथ बिल्कुल कोई रियायत देने को तैयार नहीं थे, उनके साथ अंग्रेज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। तो दोनों ने, अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, टीपू सुल्तान ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। और शिवाजी के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, टीपू सुल्तान वो पहले शासक हैं जिन्होंने नौसेना पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी स्थापित की 1796 में। 1796 यानी 1796 में उन्होंने नौसेना के निर्माण की पूरी एक प्रक्रिया शुरू की, जिसमें मैंगलोर, वाजिदाबाद, मोलिदाबाद में डॉकयार्ड बनाए, पोत बनाए, और उनकी योजना थी कि 22 बड़े जहाज बनाए जाएं, 22 बड़े जहाज बनाए जाएं जो युद्धक हों, वारफेयर में काम आए, और 20 छोटे जहाज, स्विफ्ट जहाज बनाए जाएं जो भी युद्ध में काम आए। यह योजना चल रही थी। जाहिर है कि अंग्रेजों को सारा कुछ पता तो चल ही रहा होगा कि यह सारा कुछ हो रहा है। 1796 में यह हुआ कि वाडियार जो किंगडम थी, उसके राजा की डेथ हो गई। जो उनका उत्तराधिकारी था बहुत छोटा था, तो टीपू सुल्तान ने खुद को शासक घोषित कर दिया, और उसी के बाद उनको टीपू सुल्तान कहा जाना शुरू हुआ। शेरे मैसूर तो उनको कहा ही जाता था रॉकेट बनाने के बाद, और जिस तरह से युद्ध में वो प्रवीण थे, उनको शेरे मैसूर तो कहा ही जाता था। हालांकि जो ये प्लान था उनका नेवल डेवलपमेंट का, वो पूरा नहीं हो पाया। उसकी बहुत सारी वजह थी, वो पूरा नहीं हो पाया। साथ में निजाम से और मराठाओं से लगातार झड़प चलती ही रहती थी। उस जमाने का जैसा दौर था, अंग्रेजों को बहुत कम लोग ये समझ पा रहे थे कि अंग्रेज दुश्मन है, उनके खिलाफ साझा लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान के जो आपसी राजा हैं वो आपस में लड़ाइयां बहुत सारे करते रहते थे, और अंग्रेज, जैसे हम कहते हैं ना कि बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाती है, तो अंग्रेज वही काम कर रहे थे। कभी इनकी सहायता करते थे, कभी उनकी सहायता करते थे, और इस तरह से धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना कब्जा हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाती जा रही थी। टीपू के बारे में एक और मजेदार बात है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, कि चूंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड से उनका रिश्ता बन गया था फ्रेंच के थ्रू, और फ्रांस में उस समय डेमोक्रेसी और लिबर्टी और इन सारी चीजों की बहुत सारी चर्चा थी, तो टीपू सुल्तान भी डेमोक्रेसी और लिबर्टी और इस तरह की चीजों के बारे में उनका बहुत इंटरेस्ट था। यही नहीं हुआ था, जो जैकोबिन क्लब बनाया था 1797 में, जो फ्रेंच लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया था, उस क्लब के भी वो मेंबर बने थे। और उसका मेंबर होने के बाद अपने आप को उन्होंने सिटीजन टीपू कहना शुरू किया था। आप अमेरिका में जानते हैं कि सिटीजन टॉम और इस तरह की चीजें कही जाती थी, जब नागरिक होने का अपना गर्व होता था। लोकतंत्र में नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही वोट देके शासक बनाता है। तो नागरिक होना अपने आप में एक अभिमान की बात थी। आज बहुत सारे लोग जो वर्तमान सत्ता है उसकी प्रजा खुद को समझते हैं, शासक को राजा समझते हैं। ये लोकतंत्र के ठीक उलट है। लोकतंत्र यह कहता है कि जो सत्ता में है वो सेवक हैं, और जो नागरिक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो टीपू सुल्तान ने उस प्रभाव में आके खुद को सिटीजन टीपू कहना शुरू किया था। वो लोकतंत्र तो स्थापित कर नहीं सकते थे, वो ना समय था वो, और ना उनके पास इतनी ताकत थी, और ना ऐसी स्थितियां थी कि वो लोकतंत्र स्थापित कर सकते। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा उनकी रुचि थी,
और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जो उनकी राजधानी थी वहां पर एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, एक पेड़ लगाया था जिसको ट्री ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। खैर, आप लोगों की लड़ाई युद्ध और बाकी सारी चीजों, आप लोगों का इंटरेस्ट युद्ध और बाकी सारी चीजों में ज्यादा होगा बनिस्बत इन चीजों के, इसलिए युद्ध पर ही लौटते हैं। मैंने आपको बताया कि 1796 में 1796 में टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित किया। 1798 में एक बड़ी घटना होती है कि लॉर्ड शोर की जगह पर लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो हिंदुस्तान में वायसराय बन के आता है। और लॉर्ड वेलेस्ली बहुत क्लियर था कि किसी भी तरह हिंदुस्तान को, भारत को अपना उपनिवेश बनाना है, इसलिए उसने एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी शुरू की। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी यह थी कि जो रियासतें थी उनके साथ वो समझौता करता था। उस समझौते में रियासतें अंग्रेजों के मुश्किल समय में अंग्रेजों का सहयोग करने और अंग्रेज उनके मुश्किल समय में उनका सहयोग करने की बात करते थे, वादा करते थे। इसके अलावा अंग्रेजों का एक एजेंट हमेशा उनके दरबार में रहता था और एक तरह से यह समझिए कि उनको अंदरूनी मामलों में राज करने की छूट दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों का प्रभुत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया था जो भी सब्सिडरी अलायंस का समझौता करता था, और निजाम के साथ उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का समझौता किया। इस समय टीपू क्या कर रहे थे? पहली बात तो इस तरह के किसी भी सब्सिडरी अलायंस के समझौतों से उन्होंने इंकार कर दिया, और उसके बाद दुनिया भर के जो देश थे उनके साथ संपर्क बनाने के लिए, चूंकि टीपू एक आजाद देश के राजा थे, तो दुनिया भर के देशों से संपर्क बनाने के लिए उन्होंने अपने दूत भेजे, अरब भी भेजे, अफगानिस्तान भेजे, मॉरिशस भेजा जो उस समय एक फ्रेंच कॉलोनी था, वर्सेलीज भेजा, इस तरह से दुनिया भर में अपने राजदूत भेजे। जब यह सारा कुछ हुआ तो अंग्रेजों के समझ में आ गया कि जिस तरह से टीपू का अलायंस बढ़ता चला जा रहा है, अगर यह अलायंस बढ़ता रहा तो अंततः क्या होगा कि टीपू इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको हराना असंभव हो जाएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने यह तय कर लिया कि टीपू के खिलाफ अंतिम युद्ध करना ही करना है, और 17 अप्रैल 1799 को टीपू के ऊपर उसने ये आरोप लगा के आक्रमण कर दिया कि वो दुनिया भर के लोगों के साथ संपर्क करके अंग्रेजों के साथ धोखा करने वाला है, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने वाला है, अब तक जो संधियां हुई हैं उसका उल्लंघन करने वाला है। और इसमें फिर एक बार उसके साथ कौन हुए? निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा। काफी तैयारी उसने की थी, उसको मालूम था कि टीपू सुल्तान कितना मजबूत है, किस तरह से लगातार 3 युद्धों में हराने में लगभग असफल रहे हैं। फाइनली 17 अप्रैल 1799 को उन्होंने फैसला किया कि यह आखिरी युद्ध होगा और टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि 1792 में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1790 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था जो 2 साल चला था। इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो मैंने आपको बताया था सेकेंड वार के बाद हुई थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसको लेकर दोनों सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वो उस युद्ध में ना अंग्रेजों की हार हुई थी ना टीपू की हार हुई थी। इलाके छोड़ने की बात हुई थी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया था कि इलाके नहीं छूटे हैं। टीपू ने कहा कि अंग्रेजों ने जो इलाके कब्जे किए थे वो पूरे के पूरे हमें वापस नहीं किए। अंग्रेजों ने कहा कि टीपू ने जो इलाके कब्जे किए थे वो हमें पूरे के पूरे वापस नहीं किए। और इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसकी शुरुआत ऐसे होती है कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण किया। अब त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण करने पर अंग्रेजों को बुरा मानने की कोई बात नहीं थी, लेकिन त्रावणकोर के साथ एक बड़ी मजेदार बात थी। पहली तो यह कि वो अंग्रेजों का एलाई था, दूसरी ये कि वहां पर काली मिर्च की पैदाइश होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को काली मिर्च सिर्फ त्रावणकोर से मिलती थी। तो उनको यह लगा कि अगर टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर कब्जा कर लिया फिर काली मिर्च का हमारा स्रोत चला जाएगा। त्रावणकोर से क्या नाराजगी थी टीपू सुल्तान की? उनकी नाराजगी यह थी कि उसने 2 इलाके डच लोगों से खरीद लिए थे, जलकोट्टल और कन्नूर। ये दोनों इलाके ऐसे थे जो ट्रिब्यूटरी स्टेट थे टीपू सुल्तान के, यानी टीपू सुल्तान को वो ट्रिब्यूट दिया करते थे, सालाना जो है ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो टीपू सुल्तान की नाराजगी थी कि हमें जो ट्रिब्यूट देते हैं वो त्रावणकोर कैसे खरीद सकता है, और बेसिकली उन ट्रिब्यूट वाले इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया। तो ब्रिटिश जो थे वो त्रावणकोर के साथ आए, त्रावणकोर के सहयोग में आए और मैसूर के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया तो 1790 में
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी का जो ऑफिसर था जनरल मीडो, जिसके तहत ब्रिटिश आर्मी गई थी, उसको 1790 में बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत बड़ी सेना लेकर और निजाम और मराठा की सहायता लेकर एक बार फिर से टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। 1792 में इस सेना के सामने टीपू सुल्तान की हार होती है, त्रावणकोर उनको वापस देना पड़ता है और भी कई सारे इलाके उनको वापस देने पड़ते हैं। और उसके बाद 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को क्षतिपूर्ति के रूप में देने होते हैं। इस युद्ध ने टीपू सुल्तान को काफी तोड़ दिया था। इस युद्ध के बाद ही वो सारी तैयारी कर रहे थे कि अगर अगली बार युद्ध होता है तो हम अंग्रेजों से कैसे जीत सकते हैं। मैंने आपको बताया नेवल्स बना रहे थे, बाकी सारी चीजें बना रहे थे। इन्हीं सबको देखते हुए 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो आया था, उसने 1799 में फिर से एक बार अंग्रेजों, मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला किया। एक युद्ध चला जो सबसे छोटा एंग्लो मैसूर युद्ध था। 17 अप्रैल 1799 से लेके 4 मई 1799 तक, यानी तकरीबन 1 महीने से भी कम, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का जो प्रतिरोध था उसके मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। वाडियार वंश का एक जो वारिस था उसको उन्होंने, अंग्रेजों ने गद्दी पे बिठाया। लगभग उसका सारा इलाका, उसका आधा से अधिक इलाका मराठों और निजाम में बांटने की बात थी और बाकी इलाकों पे, काफी सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया अंग्रेज ने और मैसूर एक बहुत छोटा सा स्टेट रह गया जो उसके बाद लगातार अंग्रेजों के अधीन रहा। तो ये कहानी थी टीपू सुल्तान की, जिससे अंग्रेज नफरत करते थे, जिसके दुश्मन नफरत करते थे और प्रजा प्यार से उसे शेरे मैसूर कहती थी। जिसके झंडे पर शेर था। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए झंडा बनाने की सोची तो उस झंडे पर भी उसी तरह से शेर लिया जैसे टीपू सुल्तान ने अपने झंडे पर शेर लिया था। यह वो टीपू सुल्तान था जिसने मंदिरों की मदद की थी, मराठों द्वारा तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया था। यह वो टीपू सुल्तान था जो अपने मैसूर में आधुनिक बोध, जो नागरिकता का आधुनिक बोध है, लोकतंत्र का आधुनिक बोध है, वो लेकर आना चाहता था। और ये वो टीपू सुल्तान था जो कभी भी अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। एक बात याद रखिएगा, पिछले 250-300 साल से हम 3 ऐसे योद्धाओं का सम्मान करते रहे हैं, 3 ऐसे योद्धाओं को महान कहते रहे हैं जो अंत में पराजित हुए थे, युद्ध जीत नहीं सके थे, लेकिन कभी झुके नहीं थे। ऐसे पहले वीर हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और लड़ते रहे। दूसरे वीर हैं छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों की गुलामी नहीं स्वीकार की, औरंगजेब की गुलामी नहीं स्वीकार की। गिरफ्तार हुए, समझौता किया, पत्र लिखे, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरी सांस तक मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, उनसे उनके किले छीनते रहे, उनको पराजित करते रहे। और तीसरा टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों को हरा तो नहीं पाया अंततः, आखिरी युद्ध में, आखिरी 2 युद्धों में जिसको पराजय स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहा, मैसूर को आजाद रखने के लिए, मैसूर की प्रगति के लिए लगातार कोशिश करता रहा। तो हार और जीत हमेशा महान नहीं बनाती है, संघर्ष महान बनाता है, व्यक्तित्व महान बनाता है। इन तीनों वीरों, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, इनका सम्मान हमारा देश और हम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि इन्होंने ऊंचे जीवन मूल्य स्थापित किए। इन्होंने गुलामी नहीं स्वीकार की। बड़ा आसान था उनके लिए कि जैसे निजाम ने समझौता कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने समझौता कर लिया था, या देश की ज्यादातर रियासतों ने जैसे समझौता कर लिया था, वो भी चाहते तो समझौता कर लेते और बड़े आराम से मैसूर के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी बिताते। उनके लड़के, उनके जो आने वाली संतानें थी, वो सारी की सारी मैसूर की सुल्तान या राजा होती। वो सारी ऐशो आराम में रहती, दुनिया घूमती, दुनिया भर की सुख सुविधाएं उनके पास होती। बस इस सुख सुविधा की कीमत थी अंग्रेजों की गुलामी,
जिसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे और जिसकी कीमत उनको अपनी जान चुकाकर देनी पड़ी। यही सच है शिवाजी के लिए, यही सच है महाराणा प्रताप के लिए, और यही सच है आजादी की लड़ाई के उन तमाम मतवालों के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के सामने न सर झुकाया न माफी मांगी। ये जो सीरीज मैं बना रहा हूं, इसमें ऐसे ही दीवानों के, ऐसे ही क्रांतिकारियों के, ऐसे ही लोगों के किस्से मैं लगातार लेकर आता रहूंगा। मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करें। इन वीडियोस को जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे जरूर करें। अपनी राय कमेंट में दें और बताएं कि आप किस इस तरह के योद्धा के बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।